हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 12 संस्मरण महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये BHDL 1138 जो आपकी बुक है हिंदी साहित्य विविध विधाएं, उसकी ये अंतिम इकाई है। हम अंतिम इकाई पर आ चुके हैं। इससे पहले की जो इकाइयाँ हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो देख लीजिए एक बार। हम थोड़ी प्रस्तावना देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगी हम वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद हम संस्मरण एक साहित्यिक विधा ये देखेंगे, संस्मरण अन्य विधाओं में अंतर क्या है, और संस्मरण की भाषा शैली हम इसमें देखेंगे। चलिए हम प्रस्तावनाएं शुरू करते हैं। भाषा संबंधी इस पाठ्यक्रम में आप साहित्य विधि विधाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इस खंड में अब तक आपने डायरी, पत्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और जीवनी विधाओं का अध्ययन किया है। यह इस खंड की अंतिम इकाई है और पाठ्यक्रम की 12वीं इकाई है। इस इकाई में आप संस्मरण विधा का अध्ययन करेंगे। आधुनिक गद्य विधाओं में संस्मरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्मरण का अर्थ है बीते हुए को याद करना। संस्मरण का अर्थ होता है बीते हुए याद करना। याद रखिएगा, जब हम किसी से ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसके साथ हमने अपने जीवन में कुछ अहम क्षण बिताए थे, उन क्षणों को जब दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो हम संस्मरण लिखने की ओर प्रवृत्त होते हैं। हिंदी में संस्मरण लिखने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। गद्य साहित्य के साथ ही संस्मरण लिखने की ओर भी लेखकों की प्रवृत्ति हुई। इनमें महादेव वर्मा का योगदान सबसे अधिक है। रेखा चित्र और संस्मरण विधा को जितना महादेव वर्मा ने समृद्ध किया, किसी और ने नहीं। महादेव वर्मा मूलतः कवि हैं और छायावादी काव्य को समृद्ध करने में उनका योगदान अप्रितम है। तो ये प्रस्तावना अब हम देख लेते हैं। संस्मरण एक साहित्यिक विधा के रूप में। संस्मरण एक अंतर्विरोधी प्रकृति वाला साहित्य रूप है। उसके लिखे जाने के लिए परिचय का विस्तार बहिर्मुखता की मांग करता है, जबकि उसका कलात्मक रचाव हार्दिकता एवं अंतर्मुखता की अपेक्षा रखता है। एक सीमा तक इन दोनों को साथ पाना संभव होता है। यही कारण है कि अच्छे और उल्लेखनीय संस्मरण किसी भाषा में बहुत अधिक नहीं होते। लेखक की स्वभावगत संकोची वृत्ति, यात्रा भीरुता और मित्र बनाने की कला का अभाव कुछ ऐसे कारक हैं जो संस्मरण लेखन के विरोध में आते हैं। अंतर्गता संस्मरण की शिराओं में प्रभावित रक्त की तरह जो उसके स्वास्थ्य में खास तरह की चमक पैदा करती है। इसके अभाव में संस्मरण के नाम पर लिखी जाने वाली कोई भी रचना रक्त शून्यता की शिकार हो सकती है। औपचारिकता और अवशोषणा जैसे तत्व संस्मरण के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए समाज संस्मरण परिचय की मांग करता है। जिस व्यक्ति के संस्मरण लिखे जा रहे हैं उसकी रचना दृष्टि, सामाजिक दायित्व और विभिन्न मुद्दों पर प्रकट किए गए विचार पूरी विश्वसनीयता और प्रमाणिकता के साथ उनमें आने चाहिए। अपनी प्रकृति में संस्मरण आगे भी दोनों और लगे शीशे की तरह होता है, जिसमें दिखने वाले के साथ दिखाने वाला भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होता है। यही कारण है कि संस्मरण केवल उसे ही आलोकित नहीं करता जिस पर वह लिखा गया है, एक सीमा तक वह अपने रचयिता का भी परिचय देता है। राजेंद्र यादव जैसे लेखक जब अपने संस्मरणों को संकलित करते हुए औरों के बहाने शीर्षक देते हैं तो उससे यही ध्वनित होता है कि औरों के बहाने इनका रचयिता अपने बारे में बहुत कुछ कहता है। आपने एक व्यंग्य लेख में हरिशंकर प्रसाद ने उन संस्मरण लेखकों का मजाक उड़ाया है जो संस्मरण लिखते समय दूसरों से अधिक अपने बारे में लिखते हैं। ऐसे संस्मरण अपने विषय और गुण मानकर रचयिता को ही मुख्य केंद्र में रखते हैं। एक अच्छा और प्रमाणिक संस्मरण वही होता है जिसमें लेखक अपने को पृष्ठभूमि में रखकर अपने विषय के विविध पक्षों को समादर, अदम्यता और विनम्रता के साथ धैर्यपूर्वक खोलता चलता है। संस्मरण का विषय अर्थात वह व्यक्ति जिस पर संस्मरण लिखा जा रहा है अपनी सारी विशिष्टताओं के साथ दूसरों की तरह एक सामान्य मनुष्य ही होता है। अंत यह जरूरी है कि उसे हाड़ मास के मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया जाए। किसी प्रकार की व्यक्ति पूजा का भाव संस्मरण लेखन की प्रकृति से मेल नहीं खाता। जिस व्यक्ति को संस्मरण के लिए चुना गया है उसके इस चुनाव में ही यह निहित है कि वह रचयिता का प्रिय और आदरणीय है। ऐसे व्यक्ति को जो प्रभाव लेखक पर पड़ा उसका आकलन ही वह अपने संस्मरण में करता है। आदर्श संस्मरण वही है जिसमें लेखक अपने विषय के प्रति सारे समाधान के साथ किसी प्रकार की एकांकिता से बचकर चलता है। अपने संस्मरण के लिए चुने गए व्यक्ति को संपूर्ण और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी यह जरूरी है कि संस्मरण में संतुलन और वस्तुपरकता के महत्व को समझा जाए। एक अच्छा संस्मरण अपने विषय प्रति आतंतिक विनम्रता और वस्तुपरकता योग से ही संभव होता है। अब हम देख लेते हैं संस्मरण और अन्य गद्य विधाएं जो हैं उनमें क्या अंतर है। परिचय के सघन वृत्त में आने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। जिस व्यक्ति को केंद्र में रखकर संस्मरण लिखा जाता है, संस्मरण लेखक उस व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष काल अथवा खंड को ही अपने लिए चुनता है। उस संबंध दौर में उस व्यक्ति के अनेक पक्षों की जानकारी उस संस्मरण से मिलती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का कोई काल खंड उसका संपूर्ण जीवन नहीं होता। भले ही संस्मरण से अपेक्षा न की जाती हो कि वह उस व्यक्ति को संपूर्णतः प्रस्तुत करेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा संस्मरण एकांकिता और पूर्वग्रह से अपने को बचाता है। इसलिए संस्मरण लेखक के लिए यह जरूरी होता है कि अन्य उपलब्ध स्रोतों के अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करे, उसके पिछले जीवन, उसके विभिन्न पक्षों के सापेक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत करे। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर देख लेते हैं। अपने मूल रूप में रेखा चित्र भले ही चित्रकला की दुनिया से आया शब्द हो, लेकिन साहित्य में गद्य की एक विधा विशेष के रूप में भी वह स्वीकार्य माना जाकर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। सामान्य अर्थ में रेखा चित्र व्यक्ति के बाह्य रूप का चित्र होता है जिसके द्वारा उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। उसके शरीर और विभिन्न अंगों की बनावट, उसके व्यक्तित्व को विशिष्ट देने वाले कुछ कारक, उसका पहनावा और बातचीत के बीच उसके क्रियाकलाप आदि का चित्रण उसका एक ऐसा रेखा चित्र प्रस्तुत करता है जो उसके सीधी सादी
पोशाक और बातचीत में जोरदार ठहाके उनकी एक स्थायी पहचान बन चुके हैं। जिस व्यक्ति से अपने संपर्क का चित्र कोई संस्मरण लेकर देता है तो वह आवश्यक तौर पर यह बताता है कि उसे हुई भेंट के समय वह व्यक्ति क्या पहने था, कैसे और किस परिवेश में यह भेंट होने वाली बातचीत के बीच वह कैसा व्यवहार कर रहा था। संबंध व्यक्ति का यह रेखा चित्र उसकी विशिष्ट पहचान बनकर पाठक तथा लेखक के बीच विश्वास और संवाद की स्थिति को पक्का करता है। अब देख लेते हैं संस्मरण पत्र और साक्षात्कार में क्या अंतर है। संस्मरण में दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संवाद और अनेक मुद्दों पर होने वाली बातचीत की विशिष्ट भूमिका होती है। यह संवाद उससे किसी संस्मरण और साक्षात्कार के निकट लाता है। संस्मरण की अपेक्षा साक्षात्कार अधिक औपचारिक विधा है, जिसमें परीक्षा का सघन वृत्त इतना जरूरी नहीं होता जितना वह संस्मरण में होता है, लेकिन फिर भी संस्मरण में साक्षात्कार के तत्वों को निष्कासित कर पाना कठिन है। जिस व्यक्ति के संबंध में संस्मरण लिखा जाता है उसका संस्मरण लेखक से पूर्व और दीर्घ परिचय भी हो सकता है। यह भी संभव है कि इस कालावधि में उस व्यक्ति ने संस्मरण लेखक को पत्र लिखे और अपने संस्मरण पत्रों का उपभोग भी करता है। पत्रों का ऐसा कोई उपयोग उस संस्मरण को प्रमाण कर देता है। यह सारे उपकरण उस केंद्रीय व्यक्ति को अपेक्षा अधिक पूर्ण और विश्वसनीय रूप में हमारे सामने लाने में सहायक होते हैं। पत्र के साथ ही संस्मरण का पाठन ये हम नहीं करेंगे, वीडियो इसमें लंबा हो जाएगा, इसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं भाषा शैली पर। आप इसे बाद में पढ़ लीजिएगा, संस्मरण का सार भी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। यहाँ संस्मरण की अंतर्वस्तु दी गई है, आप इसे थोड़ा देख सकते हैं। हम पढ़ लेते हैं संस्मरण की भाषा शैली। भाषा किसी भी रचना में भाषा अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। रचना में भाषा की वही भूमिका होती है जो मनुष्य शरीर में प्रभावित रखती होती है। भाषा द्वारा लेखक अपनी अभिव्यक्ति को सटीक और प्रभावशाली बनाता है। महादेव वर्मा के स्तंभ में यह उल्लेख पहले भी किया जा चुका है कि वे मूलतः कवित्री हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार का गद्य भी उन्होंने लिखा है। महादेव के विवेचनात्मक गद्य का एक प्रतिनिधि संकलन वर्षों पहले गंगा प्रसाद पांड्या के संपादन में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार उन्होंने रेखा चित्रों और संस्मरणों में भी गद्य के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया है। उनके गद्य की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्द भरपूर होने पर भी क्लिष्ट और दुर्बोध भाषा नहीं है। उपमा और रूपकों के प्रयोग से बनी है भाषा उनके मंतव्य स्पष्ट करने में सहायक होती है। महादेवी की भाषा संस्कृत और मध्यकालीन हिंदी का वह अंतःप्रवर्ती की गूंज वाली भाषा है। सूर की गोचारण, संस्कृत की सघन और अर्थपूर्ण पदावली का उपयोग वे सुभद्रा के बचपन की कुछ घटनाओं के प्रसंग में भेद साभिप्राय रूप में करती हैं। कीकर और बबूल के जंगल में गायों और कवालों के झुंड के बीच गोधूली बेला में गोपी बनने की साध में भटकती बच्ची के रूप में सुभद्रा की आकांक्षाओं का कुछ ऐसा चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया। अपनी गृहस्थी में कभी सुभद्रा के आर्थिक भावों के प्रसंग में वे द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के प्रसंग को याद करती हैं, जिसमें चावल के घोल का सफेद पानी देकर दूध के नाम पर बहलाने की वदंती प्रचलित है। हम शैली देख लेते हैं। अब किसी भी संस्मरण की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें संबंध व्यक्ति को कितनी आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया जा सका है। संस्मरण उस व्यक्ति के जीवन के ही कुछ विशिष्ट लक्षणों और प्रसंगों को प्रस्तुत करता है। संस्मरण जीवनी की तरह विस्तार और फैलाव की गुंजाइश नहीं होती, न ही वह साक्षात्कार की तरह एक के बाद एक प्रश्न प्रस्तुत करके समाप्त हो जाता है। संक्षिप्त और सघनता संस्मरणों को प्रभावी बनाते हैं। इस अर्थ में संस्मरण की तुलना पर गीत और कहानी जैसी छोटे आकार वाली विधाओं से की जा सकती है, जिनमें प्रभाव सघनता ही उनकी सफलता सबसे बड़ा निष्कर्ष होता है। संस्मरण लेखक संबंध व्यक्ति अपने परिचय से शुरू करके उसके व्यक्तित्व के आधारभूत विशिष्टाकलन भी प्रस्तुत करता है। पथ के साथी में सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंध महादेवी का संस्मरण स्कूली दिनों में दोनों सखियों की निकट से शुरू होता है। कविताएं प्रति समान रुचि के आधार पर इस मैत्री के विकास को अवसर मिलता है। इस संक्षिप्त संस्मरण में महादेवी सुभद्रा को उनके संपूर्ण जीवन फलक पर फैलाकर देखती है और उनके विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करती चलती हैं। दूसरी रचनाओं की तरह संस्मरण में भी संबंध व्यक्ति के चारित्रिक विशेषता को उभारना लेखक का मुख्य अभिप्रेत होता है। दोस्तों ये थी आपकी इकाई 12 इस BHD 1138 बुक की जो है ये अंतिम इकाई थी जो हमने अभी पढ़ी है। और इस तरह ये आपकी BHD 1138 जो बुक है हिंदी साहित्य विविध विधाएं वो पूरी हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट बुक अब हम करेंगे और ये पूरी हो चुकी है। इससे पहले की वीडियो भी चैनल पर है, आप तो यहाँ से BHD 1138 की आप पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।